सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सत्ता में दीपावली से पहले पटाखों पर विस्फोटक खलेश दिखाएंगे, जिसमें आमने सामने हैं तौकीर रजा और बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर ने कहा था कि सारा ज्ञान हिंदू त्योहारों पर क्यों दिया जाता है, बकरीद पर क्यों नहीं। इस पर तौकीर रजा ने जो जवाब दिया, उस पर नया बवाल शुरू हुआ है। फिर आपको अयोध्या की प्रभु राम वाली अलौकिक दीपावली का भी वीडियो एल्बम दिखाएंगे। 500 साल के बाद अयोध्या में ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है जिसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। सरयू नदी के 55 घाट पर 28 लाख दीपों वाली ये कुंजी अद्भुत है। एक बड़ी खबर एलएसी से, जहां देपसांग और देमचौक से डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो गया है। अब जल्द भारत और चीन की सेनाएं पहले की तरह नियमित गश्त शुरू कर लेंगी। दिल्ली में अब आयुष्मान भारत योजना पर भी सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार की योजना में लोगों को ज्यादा लाभ मिलता है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली में आयुष्मान लागू नहीं करने के आप सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। खबर है कि इस बार धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिली इस धमकी में कहा गया है कि पैसे न देने पर सलमान खान को छोड़ेंगे नहीं। सत्ता में न्यूज मित्रों के लिए एक वीडियो कुंजी भी है, जिसमें आपको रेल के लिए यात्रियों का रेला दिखाएंगे। दिल्ली से गुजरात तक कैसे लोगों में दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने की रेस शुरू हो गई है, ये भी दिखाएंगे। और एक बड़ी खबर इंटरनेशनल सत्ता की। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम को चेतावनी दी है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह का नया कमांडर ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। अगर कासिम भी अपने पुराने लीडरों के रास्ते पर चले तो वो हिजबुल्लाह के इतिहास में सबसे कम दिन चीफ रहने वाला व्यक्ति होगा। सत्ता की शुरुआत करते हैं। आज दीपावली के पटाखों पर धमाकेदार क्लेश हुआ है, जिसमें आवाज पटाखों के धमाके की नहीं बल्कि धर्म गुरुओं और नेताओं के पटाखा प्रेम और पटाखा विरोध की है। इस विस्फोटक क्लेश में पटाखा जलाने के पक्ष में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं और विरोध का रॉकेट मौलाना तौकीर रजा चला रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की भीड़ चल रही है जो दीपावली पर पटाखा नहीं जलाने का संदेश दे रहे हैं। इसके पीछे उनके पास तर्कों का बारूद है, बयान की फुलझड़ी और समझदारी वाली बातों के अनार भी हैं, जिससे वो ये साबित करना चाहते हैं कि दीपावली पर पटाखा जलाने से प्रदूषण बढ़ जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है, जानवर डर जाते हैं और बहुत से तर्क हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। जबकि पटाखा जलाने वालों का कहना है कि ये सारी बातें हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों याद आती हैं, प्रदूषण के बाकी कारणों पर साल भर चर्चा क्यों नहीं होती। दुनिया भर में पक्षों के तर्क पर हमने आपके लिए सत्ता की धमाकेदार कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और मौलाना तौकीर रजा के बयानों से आइए करते हैं। दरअसल बीते दिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दीपावली पर पटाखे के प्रतिबंध पर सवाल उठाया था और ये कहा था कि जब बकरीद में बकरी की कुर्बानी पर प्रतिबंध नहीं है तो फिर पटाखे प्रतिबंधित क्यों होने चाहिए। इस पर बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने कहा कि दीपावली रोशनी का त्योहार है, ना कि धमाकों और पटाखों का त्योहार है। बाबा बागेश्वर का यह भी कहना है कि पर्यावरण संतुलन के लिए क्या सिर्फ सनातनी लोग ही जिम्मेदार हैं। ये पक्षपात बंद होना चाहिए। न्यू ईयर पर भी तो पटाखे फोड़े जाते हैं। इस पर तौकीर रजा का कहना है कि अगर किसी की खुशी से जान माल की हानि हो रही है तो उस पर सख्ती करना बेहद जरूरी है। आखिर पर्यावरण का भी तो ख्याल रखना होगा ताकि उसे नुकसान ना हो। सुनिए एक बार धर्मगुरु और मौलाना के बयानों से कैसे बिना पटाखे जलाए ही जुबानी धमाके हो रहे हैं। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है और खून खराबा होता है, तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते। ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है, ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना ये है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं
कोई ना कोई कानून तिरंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। इसने हमको कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं, इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद से जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? वैसे क्लेश सिर्फ धर्म गुरुओं और मजहबी मौलानाओं में ही नहीं है, बल्कि नेताओं के बीच भी पटाखा जलाने पर बयानों के धमाके हो रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पटाखा नहीं जलाने की अपील की है, जबकि चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं कि ये हिंदुओं के त्योहार को रोकने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये बैन उस समय कहाँ चला गया था जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से छूटे और पूरी दिल्ली के अंदर पटाखे जलाए गए। तब तो ये बैन समझ में नहीं आया। तो विशुद्ध रूप से मेरा ये चार्ज है कि ये जानबूझ करके हमारे सनातन के जो त्योहार हैं उनकी खुशी हम पूरी तरीके से व्यक्त न कर सके, इसके लिए पटाखे बैन किए जाते हैं। क्या सच में दीपावली पर पटाखे नहीं जलाने से प्रदूषण खत्म हो जाएगा? इस सवाल का एक ही जवाब है, दीपावली बदनाम है जबकि प्रदूषण दूसरी गलतियों का परिणाम है। और ये दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा। ऐसी कई रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनके मुताबिक हवा सिर्फ पटाखे से नहीं बल्कि वाहन, औद्योगिक प्रदूषण और निर्माण कार्य जैसे कारणों से खराब होते हैं। यहाँ उदाहरण दिल्ली का है, लेकिन समस्या पूरे देश की है। IIT कानपुर ने दिल्ली NCR के प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी जिम्मेदार सड़क की धूल है, जिससे सबसे ज्यादा 38% प्रदूषण होता है। इसके बाद 20% प्रदूषण की जिम्मेदारी गाड़ियों के धुएं की है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 11% है। निर्माण कार्यों के कारण लगभग 10% वायु प्रदूषित होती है। कचरा जलाने से 9% और घरेलू ईंधन जलने से 8% वायु प्रदूषित होती है। बाकी स्रोत 4% का योगदान करते हैं, जिनमें पटाखे सहित दूसरे कई कारण भी शामिल हैं। इस स्टडी में यह भी बताया गया था कि भारत में हर साल कई करोड़ टन पराली जलाई जाती है और उसका भी बुरा प्रभाव हवा की क्वालिटी पर पड़ता है। हम प्रदूषण पर IIT दिल्ली की भी एक स्टडी का जिक्र करना चाहते हैं। मई 2023 में IIT दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई कि दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि सिर्फ 12 घंटे में पटाखों वाले प्रदूषण का स्तर कम भी हो जाता है, जबकि पराली का प्रदूषण, उसका धुआं कई हफ्तों तक दिल्ली की हवा में बना रहता है। और दिल्ली NCR के करोड़ों लोग गैस चेंबर बन चुके शहर में रहने को मजबूर हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों में हर बार ये देखा जा रहा है कि पटाखों पर निर्देश जारी किए जाते हैं, नसीहत दी जाती है, लेकिन अमल कम होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पटाखों का धमाकेदार मार्केट है। पूरी दुनिया में भारत पटाखों का दूसरा बड़ा निर्माता है। पटाखों का सबसे बड़ा निर्माता चीन है। भारत की बात करें तो यहाँ करीब 20,000 करोड़ का पटाखों का कारोबार है। खास बात यह है कि भारत पटाखे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता है। चिंता की बात यह है कि भारत में अवैध रूप से चाइनीज पटाखे लाए जाते हैं। यानी पटाखों को पोल्यूशन का असली विलन बताया जा रहा है, लेकिन असल में तथ्य और तर्क इससे मैच नहीं करते। जिन पटाखों को फोड़ने पर पाबंदी लगाई गई है, आज हम उसका इतिहास भी आपको बताते हैं। पटाखों की शुरुआत चीन में करीब 2221 साल पहले हुई थी। हालांकि पहले पटाखों को बारूद की जगह बांस का इस्तेमाल इसमें किया जाता था, क्योंकि बांस की गांठ आग लगने पर तेज आवाज से फटती है, इसीलिए पहले इसी का चलन था। लेकिन 8वीं सदी में चीन में बारूद जैसे पदार्थ डेवलप किए गए। 1044 में चीन की किताब में गन पाउडर का जिक्र मिलता है। चीन में यह मान्यता थी कि पटाखों से बुरी शक्तियां या आत्माएं भागती हैं।
यही बारूद चीन के लिए बुरा अंजाम लेकर आया जब मंगोल योद्धाओं ने चीन पर इसी बारूद से हमले कर दिए। बाद में मध्य एशिया, जापान और पश्चिम एशिया में भी पटाखों का विकास अलग अलग पदार्थों की मदद से हुआ। दिल्ली समेत पूरे देश में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन इससे बड़ी समस्या यह है कि प्रदूषण की चिंता सिर्फ दीपावली के पटाखों तक सिमट कर रह जाती है। दीपावली से ठीक पहले पटाखों के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी पर्यावरण की चिंता करने लगते हैं। पटाखों के शोर से जानवरों को होने वाले नुकसान की चिंता व्यक्त की जाने लगती है। ऐसे में पटाखे जलाने वालों की नाराजगी इस बात पर आ जाती है कि दूसरे त्योहारों पर पटाखे जलाए जाते हैं, तब किसी को प्रदूषण की इतनी चिंता क्यों नहीं होती? दूसरे कारणों से प्रदूषण फैलता है, तब इस तरह की चिंता क्यों नहीं व्यक्त की जाती? कुल मिलाकर पटाखों पर सेलेक्टिव बैन को लेकर लोगों में असंतुष्टि है और ऐसा भी ट्रेंड देखा गया है कि इसके विरोध में लोग और ज्यादा पटाखे जलाने लगते हैं। इसका कोई स्थायी समाधान ढूंढना ही होगा। पटाखों वाले क्लेश से निकलकर अब आपको भव्य दीपावली और दीपोत्सव का वीडियो एल्बम दिखाते हैं, जिसका दीदार 500 वर्षों के बाद अयोध्या ने किया है। प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में भव्य मंदिर बनाने के बाद ये पहली दीपावली है और अयोध्या वासियों ने ये बता दिया है कि ये लम्हा उनके लिए कितना विशेष है, और इसका प्रमाण हम आपको एक वीडियो कुंजी में भी दिखाते हैं। वैसे इस वक्त भारत के कई हिस्सों में अंधेरा हो चुका है, लेकिन आज अयोध्या में अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि आज अयोध्या 28 लाख दीपों से रोशन है और ये उत्सव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इनमें से 25 लाख दिए सिर्फ राम की पैड़ी पर प्रज्वलित किए गए हैं, जो अयोध्या के दीपोत्सव का सबसे चमकदार और नया अध्याय है। आज अयोध्या के लिए ये उत्सव कितना खास था, इसका एक और सबूत दूसरी वीडियो कुंजी में देखिए, क्योंकि आज अयोध्या की सड़कों पर हर तरफ प्रभु राम का नाम और उनकी झांकियां नजर आ रही हैं और ये नज़ारा भी अलौकिक है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए भी आज राम मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। वैसे तो अयोध्या में दीपोत्सव पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। ये दीपोत्सव और ये दीपावली बहुत खास है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में पहली बार ऐसी दीपावली मनाई जा रही है। प्रभु श्री राम का धाम अयोध्या दियों से जगमग कर रहा है। कहीं लेजर लाइट्स के अद्भुत नज़ारे हैं तो कहीं मनमोहक रंगोलियां हैं, और पहली बार अयोध्या की ये अद्भुत तस्वीरें सारी दुनिया देख रही है और हतप्रभ भी है। भव्य राम मंदिर बनने के बाद पहली बार रिकॉर्ड दीपोत्सव हो रहा है। सरयू तट के 55 घाट पर 28 लाख दिए जलाए गए हैं। हम इस वक्त अयोध्या के राम की पैड़ी पर हैं और वो तस्वीर देखिए जिसका इंतजार पूरा देश, पूरे अयोध्या वासी लंबे वक्त से कर रहे थे। और इस वक्त आप देख सकते हैं राम की पैड़ी पर जहां पर लेजर शो हो रहा है, वहां पर जो वॉलंटियर्स हैं, अब वॉलंटियर्स दियों में आग को प्रज्वलित कर रहे हैं और इसके साथ ही तकरीबन 28 लाख दियों को प्रज्वलित करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आसमान में ड्रोन नजर आ रहे हैं, लेजर की लाइट नजर आ रही है। 28 लाख दिए सिर्फ 55 घाटों पर, और पूरे अयोध्या की बात करें तो लगभग 35 लाख से ज्यादा दिए आज प्रज्वलित होंगे दीपावली की पूर्व संध्या पर, यानी छोटी दीपावली पर। और इसी के साथ भगवान राम का आगमन कुछ 500 साल पहले अंदाजा लगाया जाता है, शायद ऐसा ही रहा होगा वो दृश्य, जिस दृश्य की सिर्फ अब तक लोग कल्पना करते थे, लेकिन अब लोग अपनी आंखों से पूरे देश के अलग अलग कोनों से आए हुए लोग इस दीपोत्सव को देख रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत दीपावली के पर्व पर पहली बार 2017 में की गई थी। तब से लेकर अब तक 7 दीपोत्सव अयोध्या में हो चुके हैं और आज 8वीं बार 28 लाख दीपों के साथ नया रिकॉर्ड बनाया गया है और आज का ये दीपोत्सव भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। आज पूरे अयोध्या का नज़ारा कितना अद्भुत और अलौकिक था, इस पल के लिए अयोध्यावासी कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज जब मौका आया तो उन्होंने कैसे ये बताया कि प्रभु राम के मंदिर वाली इस दीपावली के मायने उनके लिए क्या हैं। आज अयोध्या में भगवान राम से जुड़ी 18 भव्य झांकियां निकाली गईं। पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण और मां जानकी पहुंचे। राम कथा पार्क में भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया। राम कथा पार्क में भरत मिलाप कार्यक्रम हुआ। 1100 लोगों की सरयू नदी के तट पर विशेष आरती कर रहे हैं। ग्रीन पटाखों के साथ अयोध्या में आतिशबाजी हो रही है। इसके साथ ही लेजर शो और फ्लेम शो का भी आयोजन किया गया है और इस तरह अयोध्या के साथ पूरा देश इस बार रामनगरी की अनोखी दीपावली का गवाह बन गया है। आज अयोध्या की सड़कों पर नजारा बहुत अद्भुत है और मैं इस वक्त
सरयू की पैड़ी की तरफ बढ़ते उस झांकी की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो श्री गंगानगर और मथुरा से आया है। और देखिए कैसे मोर नृत्य करती हुई ये लड़कियां नजर आ रही हैं और अलग अलग करतब दिखाए जा रहे हैं। और कोई कृष्ण का अवतार रखा है, कोई राम का अवतार और कोई झूमता नजर आ रहा है। एक लाइन से जरा तस्वीरें दिखाइए, यहाँ से शुरू करिए और पूरा एक बार 360 घुमाइए, जरा उस तरफ घुमाइए और दिखाइए कैसे आज पूरा अयोध्या आध्यात्म और भक्ति के रंग में सराबोर हो चुका है। आज ऐतिहासिक क्षण है और पूरा देश इस क्षण का इंतजार कर रहा था जब भगवान श्री रामलला अपने घर में विराजमान होंगे। 3 दिन से हम लोग प्रयास कर रहे थे इस चीज का। अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। अभी तस्वीर अपने आप में बहुत खास है और इस तस्वीर को देखकर अयोध्या वासी गदगद नजर आ रहे हैं और यही वो तस्वीर है जो अयोध्या वालों का मन मोह ली हुई है। एक बार बात करते हैं, कहाँ से आए हो, कितनी तैयारी? हरियाणा पानीपत। मजा आ रहा है? लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जाके साकेत महाविद्यालय से निकली हुई है। महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से, अलग अलग राज्यों से जो कलाकार आए हैं और कैसा सुंदर रूप इस वक्त देखिए, रामलला का वो स्वरूप देखिए जो भगवान राम के नए नवेले घर में विराजमान हुए हैं। 500 साल बाद आए इस पल का उल्लास अयोध्या में दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे राम भक्तों के मन में एक प्रश्न ये भी होगा कि इस दीपावली पर रामलला के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं। अब रामलला के परिधान को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। दीपावली पर रामलला के लिए विशेष पीतांबर वस्त्र तैयार किया गया है। रामलला के इस विशेष परिधान को 11 से 12 मीटर कपड़े में बनाया गया है। विशेष परिधान में सोने और चांदी के तारों से सिलाई की गई है। परिधान में कढ़ाई से वैष्णव चिन्ह बनाया गया है और दीपावली के इस खास मौके पर तैयार रामलला के इस परिधान को साउथ सिल्क कपड़े से तैयार किया गया है। हमने इस पीतांबर वस्त्र को डिजाइन करने वाले डिजाइनर मनीष त्रिपाठी से खास बात की है। आपको आइए वो भी दिखाते हैं। जो भी पोशाक प्रभु के लिए आज क्रिएट होती है, बनती हैं, सारी पोशाक ही विशेष होती हैं क्योंकि हमारा एक संकल्प है कि प्रभु की पोशाक जो होगी वो भारतीय पारंपरिक परिधान वस्त्रों से ही बनी हुई होंगी, निर्मित होंगी। साथ ही साथ जो हमारे जो इस बंधु जो काम करते हैं उनको हम श्रम साधक बोलते हैं और वो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। धनतेरस की पोशाक हमारे पास गुजरात से बंधेज में आई और जिसके ऊपर हमने असली चांदी के तारों से उसके ऊपर काम किया, वैसे चिन्ह थे। आज दीपोत्सव और दीपावली की जो पोशाक हैं वो भी पीतांबर हैं क्योंकि भगवान उत्सव का दिन है तो भगवान पीतांबर वस्त्र पहनते हैं। ये क्या है कि ये रियल गोल्ड की जरी है। तो इस अब हम भगवान की सेवा में जो जितने भी प्रमुख दिन होते हैं, जैसे चाहे आपने प्राण प्रतिष्ठा का दिन था ही, रामनवमी का दिन था या अक्षय तृतीया था या फिर ये दीपावली, ये दशहरा, तो हम हमेशा हमारा अपना एक ये भी मानना है कि भगवान को हम ऑथेंटिक ही देंगे। तो इसीलिए हम जो कपड़े जो पोशाक भगवान पहनते हैं वो हैंडलूम्स और खादी के होते हैं, सिल्क हो चाहे कॉटन हो चाहे, लेकिन वो ऑथेंटिक होगा। सत्ता में अब बात करते हैं उन जवानों की दीपावली की जो मिर्ची बम, रॉकेट, फुलझड़ी, अनार नहीं बल्कि बारूदी गोली बम के साथ दीपावली मनाते हैं। वो अभी अपने वतन की रक्षा के लिए अपने घरों से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने परिवार वालों से दूर बॉर्डर पर दिन रात मुस्तैद रहते हैं। हम बात कर रहे हैं देश के उन वीर जवानों की जो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी सीमा पर तैनात हैं। यहीं पर दिए जलाते हैं, यहीं दीपावली मनाते हैं और हर वक्त आतंकवाद रूपी अंधकार को खत्म करने के लिए तत्पर रहते हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम इन जवानों के बीच पहुंची ये जानने के लिए कि वो किस तरह दीपावली की तैयारी कर रहे हैं। जब पूरा देश दीपावली मना रहा होगा तो वो क्या करेंगे, कैसे दीपावली मनाएंगे। इन जवानों का मानना है कि सेना इनके लिए बड़े परिवार की तरह है और साथ ही जवान इस परिवार के सदस्य की तरह। ये ड्यूटी और उत्सव दोनों को प्राथमिकता देते हैं। दीपावली के दिन पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, LOC पर दिए जलाते हैं। 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए जवानों की LOC वाली दीपावली कैसी होती है। तेरे पिंडे दी बाशना आया वे जदों मैं ओदे कोलों लगदी। पूरा देश दिवाली का महापर्व मना रहा है और आज हम पहुंचे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल अखनूर सेक्टर में। आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान यहां पर लगातार दिवाली का महापर्व मना रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में ये देखिए किस तरीके से भारत माता की जय के जयघोष लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत
माता की जय, भारत माता की जय। और ये देख सकते हैं दीपावली का महापर्व है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर गाना गा रहे हैं। आती है हमें तड़पाती है, घर कब आओगे, हो घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है, से आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि घर कब आओगे, के घर कब आओगे। मैं सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम यहाँ पे मैक्सिमम 9 से 10 महीने इधर ही रहते हैं, यही हमारा परिवार है, तो हम इधर ही दिवाली मना के खुश हैं। हम पूरे देशवासियों को यही कहना चाह रहे हैं, आप खुशी से दिवाली मनाओ। हम अपनी ड्यूटी पर तैनात है, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुशी से दिवाली मनाएं। जिस तरह एलओसी पर सेना के जवान मुस्तैद हैं, त्योहार से पहले अपने देश और अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि पूरा देश शांतिपूर्ण और सुरक्षित होकर त्योहार मनाता है। आपको श्रीनगर के लाल चौक वाली रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको ये अंदाजा होगा कि कैसे दीपावली पर बाजार सज चुके हैं और लोग बेखौफ होकर खरीदारी कर रहे हैं। फुल लग रहा है, कल्चर एक नंबर है यहाँ का और पीपल बड़े शानदार हैं, प्यारे हैं। पूरी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं और दीपावली जैसा पर्व हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और सभी से कहना चाहेंगे कि ऐसे ही मनाएं। काफ़ी टाइम से हमारा ड्रीम था कश्मीर आने का और यहाँ कर आके अपनापन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम उज्जैन में ही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और दिवाली हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य कि हम कश्मीर में दिवाली मना रहे हैं। इतना बड़ा त्यौहार, इतना बड़ा फेस्टिवल पूरा हिंदुस्तान बड़े शानदार तरह से सेलिब्रेट करता है इस त्यौहार को। हमारी खुश नसीबी कि हम कश्मीर में सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। सत्ता में आगे बढ़ते हैं एक वीडियो के साथ, जिसमें सवाल ही सवाल है। ये तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। आप देख सकते हैं कैसे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी ही तस्वीर पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। दीपावली और छठ पूजा पर लोगों को घर जाना है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि व्यवस्था कम पड़ रही है। टिकट के लिए मारामारी है, सीटों के लिए संघर्ष है। यात्रियों की भारी संख्या के कारण स्टेशन पर अफरा तफरी जैसी स्थिति है। जबकि इस वर्ष दीपावली और छठ पूजा के लिए घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे रूटीन ट्रेनों के अलावा 86 अतिरिक्त ट्रेनें चला रहा है, जो 30 नवंबर तक चलेंगी। आपको 2 राज्यों के रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाते हैं। ये दिल्ली और गुजरात के रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में यात्री मौजूद हैं। दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में यात्री मौजूद हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका टिकट कंफर्म नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो टिकट के लिए इंतजार में हैं। हालांकि रेलवे ने इस बार विशेष इंतजाम किए हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर अस्थायी वेटिंग रूम बनाया गया है, जहां ऐसे यात्रियों के इंतजार करने की व्यवस्था है जिनकी ट्रेन लेट है या फिर जिनके पास टिकट नहीं है। इसी तरह गुजरात के वडोदरा में भी रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री मौजूद हैं। आप 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे दिल्ली से गुजरात तक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ है। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए दिल्ली में रहने वाले और एनसीआर में रहने वाले लाखों लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ हो रही है और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस जीआरपी ने खास इंतजाम किए हैं। बाकायदा यहाँ पर रस्सी लगाई गई है। आप देखेंगे कि जब ट्रेन आती है तो कोई भी इसके उधर नहीं जाएगा और रेलवे सुरक्षा बल को यहाँ पर तैनात किया गया। बड़ी संख्या में दूर तक अगर आप देखेंगे तो आरपीएफ के तमाम अधिकारियों को तैनात किया गया। मैं लास्ट 10 ईयर से सफर कर रहा हूँ दिल्ली से। मैं नोएडा में रहता हूँ और आज जो व्यवस्था देखी है 100 और 100 दूंगा मैं। अच्छा, बहुत बड़ी व्यवस्था करी आज। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक आने में? नहीं, आने में तो दिक्कत नहीं वाली, भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत
डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर लगाई गई है। अगर किसी को कोई बीमारी अचानक होती है, किसी को परेशानी होती है, तबीयत खराब होती है, तो यहाँ पर इंतजाम किया जाएगा। इनसे यात्रियाँ जा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हेड इंजरी हो रही है, किसी को मेडिकल सिचुएशन होती है, यहाँ पे हम तुरंत से उनका इलाज कर रहे हैं। और अगर कोई ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो उसको हम एम्बुलेंस से रेफ़र कर रहे हैं हायर सेंटर के लिए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो टेंट के नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं। दरअसल यहाँ पर जो इंतज़ाम है वो प्रशासन के द्वारा पुख्ता किए गए हैं। जिन लोगों की ट्रेन लेट है तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर नहीं जाने दिया जा रहा, उन्हें साफ हिदायत दी गई है कि आप लोग आराम से टेंट के नीचे बैठिए। जब आपकी ट्रेन आती है तो आप उससे थोड़ी देर पहले यहाँ से उठकर अपने प्लेटफॉर्म पर जाइए, जिसके चलते जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भीड़ उत्पन्न ना हो। इस बार क्या है कि जो ट्रेन आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग लोगों को अंदर भेजा जा रहा है, ये बढ़िया चीज़ है। ट्रेन का अनाउंसमेंट हो जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग भेजा जा रहा है। हम देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से आनंद विहार रेलवे स्टेशन की जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। आपको रेलवे ट्रैक नज़र आएगा जहां पर बाकायदा जो है जवान तैनात हैं और सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी मॉनिटरिंग रूम्स के अंदर से नज़र रखी जा रही है। सारी मॉनिटरिंग सीसीटीवी रूम से कर रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम एक सीसीटीवी में, वहाँ हर शिफ्ट में 2 से 4 स्टाफ डिप्लॉयड हैं और वो हर प्लेटफॉर्म के हर एरिया को, सर्कुलेटिंग एरिया को और ट्रैक्स वगैरह को मॉनिटर कर रहे हैं। और सत्ता में अब बात करते हैं आपकी सेहत वाली खबर की, जो त्योहारों के इस सीज़न में बहुत ज़रूरी और आपको सावधान करने वाली है। मिठाइयाँ भारत में हर त्योहार को मनाने का एक अनिवार्य हिस्सा है। त्योहार का सीजन आते ही इनकी मांग काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। दीपावली पर भी ऐसा ही हो रहा है। बाजार में कई तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं जो दिखने और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं। हालांकि त्योहार के इस सीज़न में मिठाइयों के हाइजीन और शुद्धता पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आए दिन खबरें भी सामने आती हैं कि नकली घी, मावा, डेयरी प्रोडक्ट में मिलावट की जा रही है। कई मिठाइयों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनमें केमिकल मिलाए जाते हैं, तो कई में तेल मिलाया जाता है। अब ऐसे में मिलावटी मिठाई की पहचान करना भी हर किसी को आना चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि मिलावटी मिठाई की पहचान कैसे करें। FSSAI की लैब से मिठाइयों की लाइव टेस्टिंग वाली रील आपको दिखाते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर किसी भी मिठाई को खाने से पहले इस रील को देखना जरूरी है। दीपावली खुशियों और मिठाइयों का त्यौहार है, लेकिन ऐसे में कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि जो मिठाई है उसमें मिलावट की जाती है। इस पर नकेल कसने के लिए FSSAI यानी कि फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर निकली है, मार्केट्स में जा रही है और इस तरीके की जो मिठाइयों की दुकान है वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। और TV9 भारतवर्ष आपको लाइव दिखाएगा कि किस तरीके से ये टीम वर्क करती है, कैसे सैंपल लिया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। अभी जो जो मिठाइयाँ उपलब्ध है उन सब चीज़ों को यहाँ पर लेकर के उनका टेस्ट जो है वो यहाँ पर होगा। उससे पहले सैंपल किस तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो FSSAI की टीम है वो सड़क पर उतरी है। और देखिए सैंपल यहाँ से ले लिया गया है। सैंपल को अभी एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करेंगे। ये प्योर पानी है? हाँ जी, हाँ जी, ये डिस्टिल वाटर है। अब इसको हम थोड़ा सा बर्नर पे गरम करेंगे थोड़ा सा। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अब देखिए मैं स्टार्च की एडल्ट्रेशन का टेस्ट कर रही हूँ। तो हम स्टार्च की मिलावट देखने के लिए ये एक सॉल्यूशन होता है, आयोडीन सॉल्यूशन। हाँ जी, अगर हम इसको अपने मिठाई के सैंपल में डालते हैं, ब्लू ब्लैक कलर आता है, तो इसका मतलब हमारी जो मिठाई है उसमें स्टार्च है, स्टार्च मिलावट है। और क्या तरीके हैं कि आसान तरीके से एडल्ट्रेशन का पता लग जाए? देखिए, और जैसे दूध और दूध से बनी जो मिठाइयाँ हैं उनमें जो मिलावट की जाती है स्टार्च के अलावा यूरिया हो गया, डिटर्जेंट हो गया और हमारा
न्यूट्रलाइजर हो गया। दुकानदार अपना फ़ायदा करने के लिए ये चीज़ें दूध में ऐड कर देते हैं। अलग अलग पर्पज़ होता है अलग एडल्ट्रेंट डालने का। तो जैसे हमने स्टार्च का देख लिया, उसके अलावा हम अलग तरीके के और एडल्ट्रेंट है उनका टेस्ट भी कर सकते हैं। सत्ता में अब महाराष्ट्र की चुनावी राजनीतिक कलेश की बात करते हैं, जहां नामांकन तो खत्म हो चुका है लेकिन असली खेल बाकी है, जिसके प्लेयर बागी बने हुए हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक लगभग सभी 6 प्रमुख पार्टियों के 125 से 150 उम्मीदवार बागी हैं और वो किसी भी पार्टी का गणित बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंडली फाइट वाली सीटों ने एमवीए और एनडीए की मुश्किल बढ़ा रखी है। एमवीए में अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें 5 सीटें ऐसी हैं जहां फ्रेंडली फाइट के नाम पर एमवीए उम्मीदवार ही आमने सामने हैं। वहीं एनडीए इससे 2 कदम और आगे है, जहां 7 सीट पर फ्रेंडली फाइट की खबर सामने आई है। हालांकि अभी तक सारी पार्टियां स्क्रूटिनी कर रही हैं कि किस सीट पर क्या स्थिति उत्पन्न हुई है और उसे कैसे रोका जा सकता है। फ्रेंडली फाइट को अगर छोड़ भी दें तो समाजवादी पार्टी को एमवीए में न शामिल करना हरियाणा की तरह कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन सकता है। समाजवादी पार्टी ने 5 सीट की मांग रखी थी, लेकिन बात नहीं बनी तो अब 9 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इन 9 सीटों पर एमवीए की मुश्किल तय है। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताकर एमवीए में ना शामिल करना भी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम ने 14 उम्मीदवार उतार दिए हैं। यानी ये उम्मीदवार भी अगर किसी का वोट काटेंगे या खेल खराब करेंगे तो निश्चित ही वो एमवीए की सीट ही होगी। बागियों से एनडीए की भी नींद उड़ी हुई है। 288 में से 50 से ज्यादा ऐसी सीट हैं जहां बागी खड़े हैं, अब चाहे वो बीजेपी के ही शिंदे गुट के हो या अजीत गुट के। देवेंद्र फडणवीस भी इस बात को मान रहे हैं, बागी बड़ी संख्या में हैं और उन्हें मनाया जाएगा। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी होगी। अब इन मुद्दों पर कोई खुलकर बोल रहा है तो कोई दबी जुबान में कुछ कह रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मुसीबत सबकी बढ़ी हुई दिख रही है। फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, हम महाविकास आघाड़ी करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर समाजवादी ने अपने उम्मीदवार 9 सीटों पर उतार दिए। उनको समझाने का काम शुरू हो गया है और हो जाएगा। 3 की पार्टी थी महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र में, वो सीटों के बंटवारे में नंबर 1 की पार्टी हो गई। हम तो महायुति में तब भी नंबर 1 की पार्टी थे और आज भी नंबर 1 की पार्टी